हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनोज सर फ्रॉम ट्यूलिप क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के इंग्लिश बुक कावेरी का फर्स्ट चैप्टर जो है हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड, जिसकी राइटर हैं सुधा मूर्ति। पहले हम देखते हैं राइटर की एक शॉर्ट बायोग्राफी। ये है सुधा मूर्ति जी का फैमिली पिक। ये हैं सुधा मूर्ति, ये हैं उनके हस्बैंड नारायण मूर्ति, ये उनका बेटा है, ये उनकी बेटी है। Sudha Murthy is married to N.R. नारायण मूर्ति, को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस। इन्फोसिस के जो को फाउंडर है नारायण मूर्ति, उनकी ये वाइफ है। वैसे सुधा मूर्ति को किसी और इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद एक रिनाउंड पर्सनैलिटी है। इंडिया में उनका नाम है, फेमस फिलंथ्रोपिस्ट हैं। फिलंथ्रोपिस्ट वो होता है जो सोशल वर्क के काम करता है, लोगों के लिए भलाई के काम करता है। नारायण मूर्ति की ये वाइफ है, उनके 2 बच्चे हैं, अक्षता एंड रोहन। अक्षता जो उनकी बेटी है, उसकी मैरिज हुई है यूके के जो पॉलिटिशियन, यूनाइटेड किंगडम के पॉलिटिशियन ऋषि सुनक। ऋषि सुनक जो कुछ टाइम पहले यूके के प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे। वाइल रोहन इज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट। और सुधा मूर्ति जो है उनका बर्थ हुआ था कर्नाटका में अगस्त 1950 को। उनके फादर R.H. कुलकर्णी, मदर विमला कुलकर्णी। उनके कुछ फाउंडेशंस हैं जिनमें एक है इन्फोसिस फाउंडेशन, जो कि एनजीओज के जैसे काम करते हैं, एनजीओज ही कहेंगे, एनजीओज हैं। फर्स्ट है इन्फोसिस फाउंडेशन, जिसकी एज चेयरपर्सन वो काम करती हैं। शी लॉन्च इनिशिएटिव्स टू बिल्ड स्कूल्स, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स एंड रिहेबिलिटेट ओवर 3000 देवदासीज। इतने काम उन्होंने इस फाउंडेशन के थ्रू किए हुए हैं। 3000 से ज़्यादा देवदासीज जो मंदिरों के भरोसे रहती हैं, उनको उन्होंने रिहेबिलिटेट किया। फिर दूसरा है उनका एनजीओ मूर्ति ट्रस्ट, जो क्या करता है, डेडिकेटेड टू सपोर्टिंग आर्ट्स, कल्चर, हेरिटेज एंड साइंस रिसर्च। इसके लिए ये काम करता है। नेक्स्ट है मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। क्या किया इन्होंने इसके थ्रू, स्टेब्लिश्ड एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया। किस लिए, टू मेक क्लासिकल इंडियन लिटरेचर एक्सेसिबल, ताकि हार्वर्ड के लोगों को पता चले कि इंडियन क्लासिकल लिटरेचर क्या होता है। उसके बाद बहुत फेमस ये राइटर रही हैं, जिसमें से फर्स्ट जो है वो हम अभी रीड करने वाले हैं, हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड एंड अदर स्टोरीज। ये कलेक्शन है स्टोरीज का। क्लास 10th स्टेट बोर्ड ऑफ एमपी में एक और उनकी स्टोरी थी जो जिसका टाइटल था रेड राइस ग्रैनरी। बहुत अपीलिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव और ऑटोबायोग्राफिकल, जिसमें उन्होंने बताया कि एक्चुअल में दान होता क्या है, जिसमें वो अपने जो ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, उनकी लाइफ की स्टोरी के बारे में बताती हैं। दोनों अनपढ़ थे, परंतु बहुत ही अल्ट्रुइस्टिक थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे, लोगों की मदद करते थे। उनकी स्टोरीज़ की ख़ास बात यह है कि उनमें ऑटोबायोग्राफिकल टच ज़रूर होता है, और वही उनकी स्टोरीज़ को बड़ा अपीलिंग और मैस्मराइजिंग बनाता है। फिर है डॉलर बहू, माँ श्वेता, फिर ग्रैंडमास, बैग ऑफ स्टोरीज, फिर है द गोपी डायरीज। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन, कितने अवार्ड उनको मिले हैं, फर्स्ट पद्मश्री 2006 में, फिर R.K. नारायण अवार्ड फॉर लिटरेचर 2006, साहित्य अकेडमी अवार्ड, पद्म भूषण 2023, बाल साहित्य पुरस्कार 2023। स्टोरी का फर्स्ट पार्ट अब हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन है, इसमें खुद जो राइटर हैं वो हैं सुधा मूर्ति, और उसके बाद हैं उनकी ग्रैंडमदर। 2 कैरेक्टर्स इस स्टोरी में हैं। When I was a girl of about 12, सुधा मूर्ति खुद फर्स्ट पर्सन में स्टोरी को लिखा गया है। जहाँ पर भी ये आई वर्ड आएगा, आप समझ जाइए कि जो स्पीकर खुद है, जो राइटर हैं, वही स्पीकर हैं सुधा मूर्ति। जब स्टोरीज को फर्स्ट पर्सन मीन्स आई या वी इस तरीके से लिखा जाए तो उसको हम फर्स्ट पर्सन में कहते हैं। तो ये लगभग उनकी एज थी 12 ईयर्स। व्हेन आई वाज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, वो कह रही हैं कि जब मैं लगभग 12 साल की थी, आई यूज्ड टू स्टे इन अ विलेज। यूज्ड टू, जब भी हम इसका यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि हम ऐसा कुछ किया करते थे। वो क्या करती थी, गाँव में रहा करती थी। कहाँ के गाँव में रहा करती थी, इन नॉर्थ कर्नाटका, नॉर्थ कर्नाटका में। विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स मतलब अपने दादा दादी के साथ। दोज डेज, उन दिनों में, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड। ट्रांसपोर्ट वाला जो सिस्टम है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला जो सिस्टम है, वो उतना अच्छा नहीं था।
सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। तो जो पेपर जो मॉर्निंग में मिलना चाहिए उनको, सुबह के टाइम में जो न्यूज़पेपर मिलना चाहिए वो उनको दोपहर में मिलता था, आफ्टरनून में मिलता था। द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट। वीकली मैगजीन, और जो वीक में आने वाली जो मैगजीन होती थी, जिस दिन उसको आना चाहिए होता था वो उससे एक दिन लेट आ पाती थी। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम ठीक नहीं था। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली। अब यहाँ पर लगा हुआ है वुड, यहाँ लगा हुआ है यूज्ड टू, दोनों सेम मीनिंग देते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। इसका भी मीनिंग यहाँ पर यही है कि ऐसा हुआ करता था। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस। तो जो लोग थे, गांव के जो लोग थे या उनकी फैमिली के जो लोग थे, बड़े ईगरली, ईगरली मीन्स बहुत ज़्यादा उनको वेट करना पड़ता था बस के लिए, उत्सुकता उनके अंदर बनी रहती थी। विच यूज टू कम विद द पेपर्स। बस जिसके थ्रू पेपर आता था उसके लिए बड़े ईगरली वो वेट करते थे। वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट, और साथ साथ वीकली मैगजीन्स का भी वेट करते थे, और उनके जो पोस्ट वगैरह, लेटर्स वगैरह जो आने वाले होते थे उनके लिए भी वो ईगरली वेट किया करते थे। एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। कोई राइटर थी जिनका नाम था त्रिवेणी, और वो बहुत फेमस थी, बहुत ही पॉपुलर थी, कन्नड़ लैंग्वेज की वो राइटर थी, और उनकी स्टोरीज न्यूज़पेपर में आया करती थी। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड, और जो उनका लिखने का तरीका था बहुत आसान था, पढ़ने में सरल था, एंड वेरी कन्विंसिंग। कन्विंसिंग, जो हाईलाइटेड वर्ड्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग मैं आपको बताते रहूँगा साथ साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप लिख सकते हैं या फिर ध्यान से सुने। कन्विंसिंग, कन्विंसिंग का मीनिंग होता है कोई यदि आपको कुछ बात कह रहा है, वो उस तरीके से कह रहा है कि आप उसको मान लेते हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको कहा जाता है कन्विंसिंग। इसको हम कह सकते हैं एक्सेप्टेबल। हर स्टोरीज यूजुअली डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, और जो उसकी स्टोरीज होती थी त्रिवेणी की, वो क्या उनका थीम होता था, किस चीज़ से वो डील करती थी, वो जनरली होती थी कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। लोगों की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो बड़ी जटिल हुआ करती थी, उन चीज़ों को लेकर वो स्टोरीज लिखा करती थी। इन द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, और कैसे लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम्स, ऑर्डिनरी जो लोग होते हैं उनकी लाइफ की जो कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, उसके बारे में वो लिखती थी त्रिवेणी। पीपल एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और इंटरेस्टिंग स्टोरीज हुआ करती थी। इसी तरीके से यदि आप सुधा मूर्ति जी की स्टोरीज को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे बड़ा सिंपल स्टाइल, इजी लैंग्वेज, इजी टू अंडरस्टैंड उनकी स्टोरीज होती है, और ऐसा लगता है रियल लाइफ की प्रॉब्लम से वो डील करती हैं। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, अनफॉर्चुनेटली कन्नड़ लिटरेचर के लिए दुर्भाग्य की बात रही कि बहुत ही कम एज में जो त्रिवेणी है उनकी डेथ हो गई थी। इवन नाउ आफ्टर 40 years पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। अब उनकी डेथ के 40 साल के बाद भी लोग अभी भी उनके जो नॉवेल्स हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं, लोगों को बहुत पसंद आते हैं उनके नॉवेल्स। वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रे, उनका एक नॉवल जिसका टाइटल था काशी यात्रे। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर लिखा हुआ है वन ऑफ, और यहाँ पर लिखा हुआ है नॉवेल्स। इसका रिलेशन इससे है, वन ऑफ का मतलब होता है कईयों में से एक, तो इसके बाद हम जिस भी नाउन का यूज़ करते हैं उसको हम प्लूरल में रखते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस एरर फाइंडिंग में ज़रूर आते हैं। तो आपको देखना है यदि वन ऑफ लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो आने वाला नाउन है वो हमेशा प्लूरल ही होना चाहिए। लोगों को लगता है कि वन लिखा है इसलिए सिंगुलर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। वन ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ मीन्स में से, तो कईयों में से एक को बताया गया है। वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रे, तो जो उनका एक नॉवेल था जिसका टाइटल था काशी यात्रे, वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नड़ वीकली कर्मवीरा देन। तो उस टाइम ये जो नॉवेल है उसमें से स्टोरीज, सीरियल वाइज स्टोरीज, रोज एक शॉर्ट उसका पीस ऑफ राइटिंग, उसकी एक शॉर्ट स्टोरी जो उस टाइम पर जो मैगजीन चल रही थी कर्मवीरा, उसमें वो आया करता था, उसके पार्ट आया करते थे। इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी, क्या था इसमें, एक स्टोरी थी एक ओल्ड लेडी की, एंड हर आर्डेंट डिजायर। आर्डेंट का मीनिंग हो जाएगा कीन, कीन डिजायर, बहुत ही स्ट्रांग डिजायर, किसी भी आपकी कीन डिजायर है, स्ट्रांग डिजायर है, तो उसको कहा जाएगा आर्डेंट डिजायर। एंड हर आर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी। तो एक ओल्ड लेडी होती है इस नॉवेल में, और उसकी एक कीन डिजायर होती है, स्ट्रांग डिजायर होती है कि वो काशी जाए, बनारस जाए, वहां की यात्रा करे।
Most Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord Vishweshwara is the ultimate पुण्य। और अधिकतर लोगों का ऐसा मानना होता है कि यदि वो काशी जाते हैं, वहाँ जाकर पूजन करते हैं लॉर्ड विश्वेश्वरा की, भगवान विश्वेश्वरा की यदि वो पूजन करते हैं तो यही अल्टीमेट पुण्य है। अल्टीमेट हम कह सकते हैं फाइनल, सबसे बड़ा पुण्य यही है कि काशी जाया जाए और वहाँ पर जाकर लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजन करी जाए। हिंदुओं की ये मान्यता, कर्नाटका में हिंदुओं की ये मान्यता रही है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस। तो ये जो ओल्ड लेडी है, जो मेन कैरेक्टर है काशी यात्री नॉवेल का, वो भी इस बात को मानती है, उसका भी ऐसा ही सोचना है। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वाज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवेल। तो ये वो ओल्ड लेडी भी यही सोचती है और एक स्ट्रगल करती है कि कैसे वहां पर वो जा सकती है काशी यात्रा करने के लिए। तो जो उसकी स्ट्रगल है उसी को इसमें दिखाया गया है, डिस्क्राइब किया गया है इस नॉवेल में, काशी यात्री जिसका टाइटल है। इन द स्टोरी देयर वाज आल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल। ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब होता है वन हुज पेरेंट्स आर डेड, जिसके पेरेंट्स की डेथ हो गई हो, जिसको हिंदी में कहा जाता है अनाथ। ऑर्फन मीन्स अनाथ। In the story, there was also a young orphan girl who falls in love, but there was no money for the wedding. तो एक ऑर्फन गर्ल है, उसमें अनाथ बच्ची है जो किसी के प्रेम में पड़ जाती है, लेकिन शादी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स। तो एंड में क्या होता है नॉवेल में, ये जो ओल्ड लेडी है जो अपने पैसे इकट्ठे कर रही है काशी यात्रा करने के लिए, वो सारा अपना पैसा दे देती है, इस गर्ल को दे देती है विदाउट गोइंग टू काशी, और काशी नहीं जा पाती है। शी सेज, उसका कहना होता है, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। वो ये कहती है कि इस लड़की की जो खुशी है, हैप्पीनेस, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस बात से? कि काशी जाया जाए और लॉर्ड विश्वेश्वरा की जो पूजा है वो करी जाए काशी जाकर, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस बच्ची की खुशी उनके लिए है। इसलिए वो सारा अपना जो सेविंग्स है इस बच्ची को अपनी शादी के लिए दे देती है। माई ग्रैंड मदर कृष्णक्का नेवर वेंट टू स्कूल। उनकी जो ग्रैंड मदर है उनका नाम था कृष्णक्का। नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गई। सो शी कुड नॉट रीड, इसलिए उनको पढ़ना भी नहीं आता था। एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम। एवरी वेंसडे, इस वर्ड को ध्यान से देखिए, इसकी स्पेलिंग में डी है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो डी साइलेंट हो जाता है। लोग जनरली प्रोनाउंस करते हैं वेडनेसडे, बट दिस इज इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन। द करेक्ट वन इज वेंसडे। Wednesday, every Wednesday the magazine would come and I would read the next episode of this story to her. तो हर वेंसडे को जो स्टोरी आया करती थी उसमें से राइटर अपनी दादी को उसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो पढ़कर सुनाया करती थी कि स्टोरी में अब आगे क्या होता है। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क। दादी माँ को वो स्टोरीज इतनी पसंद आती थी कि जब राइटर अपनी दादी को ये चीज़ें सुनाया करती थी तो दादी सारे अपने दूसरे काम भूल जाती थी। एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन, और ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन के साथ बहुत ज़्यादा ध्यान से इन स्टोरीज को वो सुना करती थी। लेटर शी कुड रिपीट इंटायर टेक्स्ट बाई हार्ट, और उसके बाद राइटर के सुनाने के बाद वो रिपीट किया करती थी सारा टेक्स्ट, सारी स्टोरी में जो मैटर है उनको वो रिपीट किया करती थी, वर्ड बाय वर्ड सुना देती थी कि स्टोरी में क्या है। ये पिक्चर में देखिए, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये राइटर है सुधा मूर्ति, बचपन में जब वो 12 साल की थी, और ये उनकी दादी। इस तरीके से इसको पिक्चर के थ्रू इलस्ट्रेट किया गया है। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। तो जो दादी माँ हैं सुधा मूर्ति की, वो भी कभी काशी नहीं गई थी। एंड शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटोगनिस्ट, और वो अपने आप को किस रूप में देखती थी? आइडेंटिफाइड विद का मतलब है वो ऐसा मानती थी कि वो भी शायद जो पोजीशन, जो मेन कैरेक्टर है इस नॉवेल में, प्रोटोगनिस्ट मीन्स होता है जो मेन कैरेक्टर होता है, जो सेंट्रल फिगर होता है किसी स्टोरी का, उसको प्रोटोगनिस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ओल्ड लेडी है इस नॉवेल में, उनको ऐसा लगता था कि वो यही है, अपने आप को वो उसी के जैसे देखती थी, राइटर की जो दादी है कृष्णक्का। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वाज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी। इसलिए बाकी अन्य लोगों से, जो बाकी लोग थे जो स्टोरीज पढ़ते थे, उनमें से सबसे ज़्यादा इनको इंटरेस्ट हुआ करता था इस बात को जानने में, इन नोइंग, इस बात को जानने में व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी, कि स्टोरी में आगे क्या होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को जो मेन कैरेक्टर था, जो लीड कैरेक्टर था नॉवेल का, उसकी जगह रखकर देखती थी। एंड यूज्ड टू इंसिस्ट दैट, और क्या करती थी?
एंड यूज्ड टू इंसिस्ट, और जोर दिया करती थी इस बात पर। इंसिस्ट का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना। दैट आई रेड द सीरियल आउट टू हर, इस बात पर जोर देती थी कि राइटर जो है वो उनको पढ़कर सुनाए। रीड आउट मतलब होता है पढ़कर सुनाना। टू हर, वो जोर देती थी कि राइटर उनको पढ़कर सुनाए कि स्टोरी में आगे क्या होता है, क्योंकि उनको खुद को रीड करना नहीं आता था। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रे, शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल। ये दिया हुआ है टेम्पल का सीन यहाँ पर पिक्चर में, और यहाँ पर दादी बैठी हुई है, राइटर की दादी बैठी हुई है कृष्णक का, और साथ में उनकी फ्रेंड्स बैठी हुई है, और दादी बता रही है कि स्टोरी में क्या होता है, काशी यात्रे की स्टोरी में क्या होता है। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रे, शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल। तो सारी स्टोरीज को सुनने के बाद जब वो टेम्पल जाती थी तो अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करती थी, उनके साथ बैठती थी। टेम्पल कोर्टयार्ड वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक, जहाँ पर कि ये सारे बच्चे भी हुआ करते थे, वो भी इकट्ठे होते थे, और हाइड एंड सीक, लुका छिपी का गेम ये लोग वहाँ पर खेला करते थे, और दादी अपनी स्टोरी अपनी फ्रेंड्स को सुनाया करती थी। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स, वो डिस्कस किया करती थी लेटेस्ट एपिसोड, जो नया स्टोरी में क्या हुआ है लेटेस्ट, वो अपने फ्रेंड से। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। राइटर क्योंकि बहुत छोटी थी, उनको ये समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्या है स्टोरी में। आई नेवर अंडरस्टूड ने ये बात कभी वो समझ नहीं पाई। व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट, कि इतनी डिबेट क्यों होती है स्टोरी को लेकर, कि इसमें जो दिया है वो सही है या गलत है, उस पर डिबेट हुआ करती थी अबाउट द स्टोरी। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग, एक बार ऐसा हुआ कि राइटर जो है वो कहती है आई वेंट फॉर अ वेडिंग, उनको एक वेडिंग, एक शादी में जाना पड़ा। विद माई कजिन्स टू द नेबरिंग विलेज, साथ में उनके कजिन्स भी थे। कहाँ जाना पड़ा? पास के ये गांव में जाना पड़ा, नेबरिंग विलेज। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, और उस टाइम पर वेडिंग को एक बहुत बड़ा इवेंट के जैसा देखा जाता था। बहुत लोग एंजॉय करते थे, और टाइम टेकिंग भी ये हुआ करता था। वी चिल्ड्रन एंजॉयड अवरसेल्व्स थॉरली, तो बच्चों ने भी थॉरली मीन्स बहुत एंजॉय किया, शुरू से आखिरी तक एंजॉय किया वेडिंग में। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली, खूब खाया करते थे, खूब खेलते थे, और इन चीज़ों का कोई अंत नहीं था। एंडलेसली खूब एंजॉय किया करते थे। सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी, और जो फ्रीडम उनको मिलता था, कोई रोक टोक नहीं होती थी, उसको वो एंजॉय किया करते थे। सेवरिंग का मीनिंग होता है एंजॉइंग। कंप्लीट फ्रीडम उनको मिलती थी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। बिकॉज ऑल द एल्डर्स वो बिजी, क्योंकि सारे जो बड़े लोग थे घर के, एल्डर्स मीन्स बड़े, उम्र में बड़े जो लोग थे वो सारे बिजी थे। बच्चों ने खूब एंजॉय किया। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज, और जो राइटर है वो वहाँ पर कुछ दिनों के लिए जाती हैं। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक, लेकिन परिणाम क्या निकला? एंड अप का मतलब होता है किसी चीज़ का परिणाम निकलना, या चीज़ों का इस तरीके से समाप्त होना। तो एंड क्या हुआ कि वहाँ पर जाना तो कुछ दिन के लिए था, लेकिन 1 वीक लग गया। व्हेन आई केम बैक टू माय विलेज, जब वो लौट कर आती हैं अपने गाँव, आई सॉ माय ग्रैंडमदर इन टीयर्स, देखती हैं कि दादी माँ दुखी हैं, रो रही हैं। आई वाज सरप्राइज्ड, राइटर को बड़ा सरप्राइज फील होता है। फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं देखा था दादी माँ को रोते हुए। इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन, यहाँ तक कि टफ सिचुएशंस भी आ जाए, बहुत बुरी परिस्थितियां भी आ जाए, उस परिस्थिति में भी दादी कभी कमजोर नहीं दिखी, कभी रोते हुए राइटर को नहीं दिखी। व्हाट डिड हैपेंड, क्या हुआ उनको समझ नहीं आता है क्या हुआ। आई वॉज वरीड। अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके, वो अपनी दादी को अव्वा कहती थी। उन्होंने पूछा इज एवरीथिंग ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, आर यू ओके, आप ठीक हो। आई यूज टू कॉल हर अव्वा, वो अपनी दादी को अव्वा कहकर बुलाती थी। विच मीन्स मदर इन इन द कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। तो इस वर्ड का मतलब होता है मदर, और ये जो कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है नॉर्थ कर्नाटका में, उस लैंग्वेज का ये वर्ड है। शी नॉडेड, उन्होंने सर हिला दिया। इस तरीके से सर हिलाकर उन्होंने कह दिया कि सब ठीक है। बट डिड नॉट रिप्लाई, बट वर्ड्स कुछ नहीं बोले, सिर्फ उन्होंने सर हिला दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट, राइटर को तो कुछ समझ में आया नहीं कि क्या हुआ आखिर में, लेकिन वो इस बात को वो भूल भी जाती हैं। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस, और रात में डिनर विनर करने के बाद जब सारे लोग छत पर, टेरेस मीन्स होता है छत पर, जब सो रहे थे, ये यहाँ पर दिया हुआ है इलस्ट्रेशन जिसमें दिया हुआ है छत के ऊपर राइटर सो रही हैं और पास में दादी बैठी हुई है। इट वॉज अ समर नाइट, गर्मी का टाइम था, एंड देयर वाज अ फुल मून, और फुल मून नाइट थी। अव्वा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, तो जो दादी हैं वो आती हैं, और जहाँ वो सो रही थी राइटर, वहाँ पर उनके साइड में आकर बैठ जाती है।
हर अफेक्शनेट हैंड्स, प्यार भरे हाथ, जिससे वो राइटर को सहलाती है। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माय फोरहेड, उसके माथे पर वो रखती है अपने प्यार भरा हाथ। आई रियलाइज शी वांटेड टू स्पीक, उनको महसूस हुआ, राइटर को, सुधा मूर्ति को महसूस हुआ कि वो कुछ कहना चाह रही हैं दादी। आई आस्क्ड हर, उन्होंने पूछा, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है? उन्होंने कहा, क्या बात है? दादी ने बोलना शुरू किया। व्हेन आई वॉज अ यंग गर्ल, उन्होंने कहा, जब मैं एक छोटी बच्ची थी, आई लॉस्ट माई मदर, मेरी माँ की डेथ हो गई। देयर वाज नोबडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, कोई नहीं था जो मेरी देखभाल करता। लुक आफ्टर, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी की देखभाल करना। देयर वाज नोबडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, तो कोई नहीं था जो मेरी देखभाल करता या मुझे गाइड करता, मुझे रास्ता दिखाता, बताता कि चीजें क्या सही है क्या गलत है। माई फादर वॉज अ बिजी मैन, फादर बहुत बिजी रहा करते थे, एंड गॉट मैरिड अगेन, और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन इसेंशियल फॉर गर्ल्स, और उस टाइम में लोग कभी नहीं सोचते थे कि जो एजुकेशन है वो बच्चियों के लिए भी इसेंशियल है। इसेंशियल का मीनिंग होता है वेरी नेसेसरी, वेरी नेसेसरी, एसेंशियल। लोग नहीं सोचते थे कि एजुकेशन गर्ल्स के लिए भी एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसलिए मैं कभी स्कूल गई ही नहीं। आई गॉट मैरिड वेरी यंग, और बहुत ही कम एज में, वेरी यंग, बहुत ही कम एज में मेरी मैरिज हो गई, एंड हैड चिल्ड्रन, और बच्चे हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, और मैं बहुत बिजी रहने लगी। लेटर I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. और उसके बाद लेटर मीन्स इसके बाद आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, नाती पोते हो गए, एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस, और मुझे अच्छा लगने लगा, फेल्ट सो मच हैप्पीनेस, अच्छा लगने लगा, खुशी मिलने लगी किस चीज़ में? इन कुकिंग, कुकिंग करने में, एंड फीडिंग, और लोगों को खाना खिलाने में। ऑल ऑफ यू, तुम सारे लोगों को खाना खिलाने में और कुकिंग करने में मुझे खुशी मिलने लगी। एट टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, ये एक फ्रेज है। एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट, कभी कभी मुझे पछतावा होता था, यूज टू होता था, नॉट गोइंग टू स्कूल, किस बात का? स्कूल ना जाने का। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल, इसलिए मैंने इस बात का ध्यान रखा, इस बात को निश्चित किया कि मेरे जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, मेरे बच्चे हैं और मेरे जो नाती पोते हैं, उनको ज़रूर स्कूल जाना चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। इस तरीके से स्टोरी का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया है, सेकंड पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मनोज सर इंग्लिश के साथ। थैंक यू।